अर्जुन एक आम साधारण लड़का था जो कि अब नौजवान हो चुका था। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि उसकी गली मोहल्ले की सारी लड़कियां उस पर फिदा थीं और तेज उसका ऐसा जैसा कि आजकल के लोगों में पाया भी नहीं जाता। वो भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था और सीधा साधा भोला भाला अब तक बिना बाप के पला हुआ एक ऐसा लड़का जिसकी माँ ने ही गर्भग्रस्ती अभी तक संभाली थी। जायदाद के नाम पर उसके पास और उसकी माँ के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ की शादी होते ही उसके पिता का 2 साल बाद निधन हो गया और उसकी माँ को उसके दरियाल वालों ने मनूस कहकर निकाल दिया। और तब से लेके अभी तक उसका देखभाल उसकी माँ ही करती आ रही थी, जो कि सिलाई का काम करती थी और झाड़ू पोछा घर घर करती थी। उसकी माँ ने जैसे तैसे करके पैसे इकट्ठे कर 12वीं कक्षा तक उसे पढ़ाया और अब बारी आ चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाए और अपनी माँ को वो चैन की राहत दे जो हर एक बच्चा अपनी माँ को देना चाहता है। जीवन के उस कार्यभार से मुक्त करे जो हर एक बच्चे का ख्वाब होता है, अपनी माता पिता के प्रति कर्तव्य निभाने का। और अब वक्त वो आ चुका था जब अर्जुन बहुत ही गंभीरतापूर्वक ये समझने वाला था कि उसका वक्त आ चुका है घर से निकलने का और अब उसे दर दर भटकना पड़ेगा कुछ पैसों के लिए। उसकी माँ के पास अब काम आना लगभग बंद सा हो गया था और 3 महीने से घर का किराया न जाने की वजह से घर का मालिक भी उसकी माँ से नाराज था। और कुछ ही देर बाद अब घर का गेट कुछ इस तरह बजता है कि मानो कोई घर का दरवाजा तोड़ देगा अगर उस गेट को खोला नहीं गया जल्द से जल्द। तो तभी थोड़ी देर बाद गेट के जोर से बजने की आवाज आती है और तभी अर्जुन की माँ चिल्लाते हुए कहती है, आ रही हूँ, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो गेट तोड़ रहे हो। ये बात सुनते ही गेट पर खड़ा व्यक्ति जोरदार चिल्लाते हुए बोलता है, बुढ़िया दरवाजा खोल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। गेट पर और कोई नहीं, घर का मालिक सेठ रामूलाल खड़ा था जो कि दरवाजे को लगातार बजाए जा रहा था। और अर्जुन की मां ने गेट खोल दिया। उसके सामने सेठ रामूलाल खड़ा था। यह सब देख अर्जुन की मां बिल्कुल भी अचंभित नहीं थी। सेठ रामूलाल के साथ उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड अमन और चमन दोनों थे। उन दोनों की आंखों पर काले चश्मे थे और वो दोनों दिखने में हट्टे खट्टे नौजवान थे। दोनों ही सूट और पैंट पहनकर आए थे जो कि सेठ रामूलाल के पीछे खड़े थे। तभी अचानक ये शोर शराबा सुन अर्जुन जाग गया, जो कि तबीयत खराब होने की वजह से सो रहा था। और अर्जुन ने पाया कि शोर शराबे की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके घर से आ रही थी। अर्जुन अपने अंदर वाले कमरे से झांक कर बाहर की ओर देखता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वो देखता है कि उसके सामने और कोई नहीं, सेठ रामूलाल अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ा था। अर्जुन देखता है कि सेठ रामूलाल उसकी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा था, जो कि अर्जुन से देखी नहीं जा रही थी। जैसे ही वो गुस्सा होके सेठ रामूलाल से बात करने जाता है, तभी शांतिपूर्वक अपने ठंडे दिमाग से उसने ये निर्णय लिया कि वो कुछ बात कहे उससे पहले ये देख ले कि उन दोनों के बीच बातचीत किस बारे में हो रही है और क्या कहना चाहता है और क्या जताना चाहता है सेठ रामूलाल उसकी माँ पर यूं चिल्लाकर। अर्जुन इन सभी बातों को लिए मन में कहीं ना कहीं जूझ ही रहा होता है कि तभी उसे अचानक सेठ रामूलाल की आवाज़ सुनाई देती है, उसकी माँ पर गुस्सा करते हुए। सेठ रामूलाल तेज आवाज़ में बोलता है,
मैंने कह दिया था नीति जी, किराया हर तारीख को चाहिए। ये कोई तरीका है? 3 महीने से 1 पैसा तक नहीं मिला। नीति यादव नरमी से थोड़ा डरे हुए। सेठ जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस कुछ दिन और दे दीजिए, अर्जुन की नौकरी लगने वाली है। जहाँ एक तरफ नीति जो कि अर्जुन की माँ थी और सेठ रामूलाल बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अर्जुन को ये सब सुन अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सेठ रामूलाल उसकी माँ पर चीखे बेवजह, वो भी 3 महीने की किराए के चक्कर में। अर्जुन के चेहरे पर चुप्पी पर आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। उस वक्त अर्जुन ने जैसे तैसे अपने आप को काबू में कर रखा था, पर उसके हाथ की मुट्ठी कसती ही जा रही थी और अंदर ही अंदर अर्जुन धीरे से अपने आप से कहता है, 3 महीने माँ ने कुछ नहीं बताया, रोज परेशान होती रही, पर मुझसे एक शब्द नहीं कहा। सेठ की बातें काट रही हैं मुझे। और तभी सेठ की आवाज और तेज हो जाती है और सेठ रामूलाल तेज आवाज में बोलता है, अगर कल तक पैसे नहीं आए तो सामान बाहर रखवा दूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है नीति जी। या अपने बेटे को बता देना कि या तो कल तक वो पैसे चुका दे कहीं से भी लाकर, वरना आप लोगों को इस घर को हमेशा के लिए टाटा गुड बाय कहना होगा। ये सब बातें कहकर सेठ रामूलाल वहां से चला जाता है और नीति यादव दरवाजा बंद कर देती हैं। तभी दरवाजा बंद होने की आवाज आती है और एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। एक दीवार से सटक के अर्जुन की माँ नीचे बैठ रोने लगती है। अब कैसे चुकाऊंगी, कहाँ से पैसे लाऊंगी सेठ रामूलाल के ये 3 महीने के किराए के? कौन देगा मुझे पैसे? इतने में ही वो सामने देखती है कि अर्जुन उसे रोता हुआ देख रहा है, तो वो अपने आंसू पोंछती है और अर्जुन से कहती है, अरे बेटा, आ गया तू? और कैसी तबीयत है तेरी? बुखार उतरा या नहीं? चल जल्दी हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अर्जुन की माँ ये सब नाटक इसलिए कर रही थी कि उसे लग रहा था कि अर्जुन को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी होगी कि उसकी माँ कितनी तकलीफ में है। और तभी अर्जुन बोलता है, क्या माँ, कब तक तुम ऐसे अपने चेहरे के पीछे इतने सारे दुख छुपाए रहोगी? माँ, मुझे माफ करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं अब नौजवान हो चला हूँ, लेकिन कमाने के नाम पर एक फूटी कौड़ी तुम्हारे हाथ पे नहीं रखता हूँ। माँ, मैंने वो सारी बातें सुन ली जो तुम्हारे और सेठ रामूलाल के बीच हुई थी। माँ, आई एम रियली सॉरी माँ। अर्जुन की ये मैच्योरिटी भरी बातें सुन उसकी माँ का दिल खुशी से भर गया और आंखें भी खुशी के आंसुओं से भर गईं। अर्जुन की माँ दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लेती है और अपनी बाहों में भर लेती है और सिसकते हुए उससे कहती है कि मेरे बेटे, अब तक तुझे जो भी दुख दर्द हुआ उसके लिए तो माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए मेरे लाल। मेरी वजह से तुझे जिंदगी में ना जाने कितने कष्ट झेलने पड़े, दर बदर भटकना पड़ा, और अब ये रामूलाल जैसी समस्या भी हमारे मत्थे ही पड़ी है, जिसके अभी तक 3 महीने के पैसे नहीं चुके हैं। मेरे लाल, मैं चुका लूँगी कैसे भी करके, तू चिंता मत कर। मैं तुझे और दर्द नहीं देना चाहती।